Bismillahirrahmanirrahim. Today we will have practice questions on distribution of services department cost to the production departments. आज के लेक्चर के हवाले से मैंने कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को डिफरेंट जो डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं और किस तरह से सर्विसेज डिपार्टमेंट और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनमें क्या फ़र्क होता है, और जब हम सर्विसेज डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कॉस्ट को एलोकेट करते हैं तो वो क्या तरीके होते हैं, क्या मेथड्स होते हैं, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। अगर आप लोग उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं तो आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है वो उसी कॉन्सेप्ट को मजीद समझने के लिए कुछ एक्सरसाइज लेके चलेंगे और उस एक्सरसाइज को हम लोग डिफरेंट मेथड्स के जरिए से जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम लोग जो है वो इसकी जर्नल एंट्रीज भी सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज हम लोग जो है वो किस तरीके से करते हैं अपने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स हम करते क्यों हैं? सबसे पहली बात तो ये है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड इसलिए हम लोग करते हैं कि चूंकि हम लोगों ने FOH अप्लाई करने होते हैं सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जिनके अंदर जो है वो नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होते हैं जो सर्विसेज डिपार्टमेंट कहलाते हैं। जैसे अगर हम गिफ्ट यूनिवर्सिटी की एग्जांपल की बात करते हैं तो उसके जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं वो तो हैं एकेडमिक डिपार्टमेंट्स, जिसमें कंप्यूटर साइंस है, जिसमें जो बिजनेस स्कूल है, जिसमें आर्ट एंड सोशल साइंसेस है, इस तरह के डिफरेंट ये बेसिकली क्या है, इनका जो मेन डिपार्टमेंट्स का काम क्या है कि ये डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जिनका काम पढ़ाना नहीं है, बच्चों को जो है वो एजुकेट करना नहीं होता बल्कि उनको फैसिलिटेट करना है। इस पूरे निज़ाम को चलाने के लिए उनकी भी ज़रूरत है। जैसे कि सर्विसेज डिपार्टमेंट है जो लाइट्स ठीक करते हैं, ये डेस्क ठीक करते हैं, कोई भी बिल्डिंग में प्रॉब्लम आ जाती है उसको जो है वो दुरुस्त करते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे सफाई करने वाले क्लीनिंग डिपार्टमेंट है। तो इसी तरीके से जब हम प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो उसमें भी इसी तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग में एक तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है जिसमें फुटबॉल की जो है वो पीसीस की कटिंग करते हैं, फिर उसकी सिलाई करते हैं, फिर उसके बाद उनको जोड़ने के बाद उनको जो है वो फिनिशिंग करते हैं, पॉलिश करते हैं। तो ये तो बेसिकली उनके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन मजदूरों को लाने के लिए उनकी फैक्ट्री के अंदर तो ट्रांसपोर्ट भी चल रही है, फिर फैक्ट्री में सफाई करने के लिए सफाई का अमला भी बैठा हुआ है, फिर ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं, फिर परचेज डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा लेकिन परचेज तो कर रहा है। इसी तरीके से जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपनी कंट्रीब्यूशंस करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, आल्दो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, लेकिन फिर भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसलिए जब एक डिपार्टमेंटलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें हम लोग डिपार्टमेंट वाइज FOH अकाउंट बना के लेके चलते हैं, दो तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। हम लोग या तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर डिपार्टमेंटलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर तो हम सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सिर्फ उसमें एक ही FOH अकाउंट बनता है और उसकी एक ही FOH शीट बनती है, जो हमने पिछली क्लास में भी जिक्र किया था, FOH डिपार्टमेंटल FOH शीट का जिस तरह से जिक्र किया। तो इस तरीके से ओवरऑल फैक्ट्री ओवरहेड शीट एक ही बनती है। लेकिन अगर डिपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर है तो उसमें फिर हम लोग हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक अलग-अलग से डिपार्टमेंटल शीट बनाते हैं। ये मैंने डिटेल में डिपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर के हवाले से डिपार्टमेंटल ओवरहेड शीट कैसे बनती है, उसकी शक्ल क्या होती है, ये तमाम वीडियोस आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई हैं, आप उनको जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा मकसद आज का उसको डिटेल में समझना नहीं है, वो आप लोग जो है वो एक दफ़ा देखेंगे, थ्योरेटिकल डिस्कशंस हैं वो आप लोगों को समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग उन मेथड्स को अप्लाई करके उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करते कैसे हैं और क्यों करते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जब भी किसी भी डिपार्टमेंट के ओवरहेड को, याद रखिएगा दो तरह के डिपार्टमेंट हैं, एक सर्विसेज डिपार्टमेंट है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर एलोकेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो किस लिए करते हैं? क्योंकि हम लोगों ने FOH
शामिल करने होते हैं प्रोडक्शन में, और प्रोडक्शन में एफओएच जो होते हैं वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही मिलने चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो भी तो सर्विसेज प्रोडक्शन को ही दे रहे हैं ना, तो इसलिए उनका भी सारे का सारा बर्डन किसको शिफ्ट कर दिया जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो इसलिए हम लोग इनको जो है, अच्छा तीन स्टेप्स होते हैं एफओएच की, एक्चुअल एफओएच की रिकॉर्डिंग के। एक्चुअल एफओएच 3 स्टेप्स में हम लोग जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, जब भी हम लोग एक्चुअल एफओएच की बात करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग जो है वो एक्चुअल एफओएच की अकाउंटिंग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक्चुअल एफओएच कैसे रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से उनको हम लोग मेंटेन करते हैं, और क्या हम लोग उनके जो है वो बुक्स मेंटेन करते हैं, क्या कैलकुलेशंस करते हैं, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल एफओएच 3 स्टेप्स में किए जाते हैं। पहला स्टेप ये होता है जी कि हम लोग जब कोई भी खर्चे का बिल आता है, आपने थोड़ा सा अपने जेहन में रखना है कि एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में रोजाना के खर्चे आ रहे हैं और रोजाना के कोई ना कोई बिल आ रहे हैं, या रोजाना कोई ना कोई जो है वो मटेरियल इशू किया जा रहा है, रोजाना कोई ना कोई जो है वो खर्चा हो रहा है। अब जब भी खर्चा आएगा उसकी इनवाइस बनेगी, वो इनवाइस किसके पास जाएगी, अकाउंटेंट के पास, और अकाउंटेंट उस इनवाइस को लेके क्या करेगा, उसकी जर्नल एंट्री करेगा। अब जर्नल एंट्री करने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, या तो वो जर्नल होता है या वो स्पेशल जर्नल है। तो हम लोग यहाँ पे समझने के लिए क्या कहते हैं जी, जर्नल होता है। क्या होता है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, जनरल जर्नल होता है, ऐसे ही है ना जी। ओके, अब जर्नल के बाद हम लोग इसको फिर क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। पोस्टिंग टू क्या करते हैं, अकाउंट्स में, लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट में हम लोग इसको पोस्ट करते हैं। अब अगर तो एक सेंट्रलाइज्ड फैक्ट्री हो, क्या कर रहा हो, सेंट्रलाइज्ड अकाउंट हो, सेंट्रलाइज्ड अकाउंट्स हो अगर, तो उस सूरत में हम लोग क्या करेंगे, जो लेजर अकाउंट जिसमें हम लोग रोजाना के बुनियाद के ऊपर खर्चे कर रहे हैं, वो किसकी एंट्री किस में करेंगे, एफओएच अकाउंट के अंदर। किस में कर देंगे, एफओएच अकाउंट में। लेकिन अब दूसरी तरफ पे कौन सी वाली फैक्ट्री है, जो कि डिपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर के साथ है, डिपार्टमेंटलाइज्ड फैक्ट्री है, मीन जिसमें हम लोग, जैसे मैंने कहा फर्नीचर इंडस्ट्री है, फर्नीचर इंडस्ट्री में पहले कटिंग डिपार्टमेंट है, फिर उसका असेंबलिंग डिपार्टमेंट है, फिर फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, तो 3 डिपार्टमेंट है उसके। तो जब डिपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर होगा तो फिर हम एफओएच अकाउंट एक नहीं यूज करेंगे, कितने एफओएच अकाउंट यूज करेंगे, जितने डिपार्टमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, फिर हम डिपार्टमेंटल एफओएच अकाउंट्स यूज करेंगे, डिपार्टमेंटल एफओएच अकाउंट यूज करेंगे। क्लियर है। तो यहां पे भी हमारे पास जो अब ये हम पढ़ने जा रहे हैं, या जो हम काम कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर के साथ है, जिसमें डिपार्टमेंटलाइज्ड फैक्ट्री है। क्लियर है जी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो डे टू डे उसकी क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, और फिर उसकी डिपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर के तहत डिपार्टमेंटल एफओएच अकाउंट के अंदर उनकी क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, या डिपार्टमेंटल अकाउंट में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अच्छा, जब भी ये जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं और उसके साथ ही एफओएच कंट्रोल अकाउंट में उसकी पोस्टिंग करते हैं, तो उसके साथ ही एक हम लोग डिपार्टमेंटल एफओएच शीट बनाते हैं। क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल एफओएच शीट बनते हैं। अगर 10 डिपार्टमेंट हैं तो 10 डिपार्टमेंटल ओवरहेड शीट्स बनेंगी, सर्विसेज डिपार्टमेंट की अलहदा और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अलहदा, जितने डिपार्टमेंट्स हैं। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, जब उसके पास बिल आएगा तो एक तो वो जर्नल एंट्री करेगा, दूसरा वो डिपार्टमेंटल ओवरहेड शीट के अंदर भी एंट्री करेगा। आपको याद होगा हम लोगों ने जब पढ़ा था जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट,
तो हमने कहा था एक तो वो जर्नल अकाउंट में भी जर्नल एंट्री भी करता है और पोस्टिंग भी करता है डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर, वर्क इन प्रोसेस के अंदर और मटेरियल के अंदर और इस तरीके से, लेकिन उसके साथ वो जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट के अंदर भी क्या करता है, एंट्री करता है। अब ये जो एक्चुअल एफओएच होते हैं, एक्चुअल एफओएच में पहले तो होती है, पहला स्टेप क्या होता है जी, डे टू डे एंट्री आ गई और उसकी हमने रोज के रोज एंट्री कर दी। दूसरा स्टेप होता है जब एंड ऑफ द मंथ आ जाता है, महीने के आखिर में। अब ये डे टू डे एंट्रीज हो रही हैं, दो डॉक्यूमेंट में एंट्री होनी है, कौन कौन से वाले में, एक जर्नल में और उसकी रिस्पेक्टिव पोस्टिंग होनी है उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में, और दूसरी एंट्री किस में होनी है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड शीट के अंदर। ओके, जब महीना खत्म हो जाएगा तो फिर डिपार्टमेंटल ओवरहेड शीट का हम टोटल करेंगे, इसको समराइज करेंगे और समरी बनाने के बाद हर एक डिपार्टमेंट के क्या करेंगे, ओवरहेड कैलकुलेट कर लेंगे। तो इससे हमारे पास जो है वो एक समरी बन जाएगी। अगर हमारे पास 10 डिपार्टमेंट है तो 10 डिपार्टमेंट के मंथली ओवरहेड की फिगर्स आ जाएंगी, डिपार्टमेंट 1 टोटल ओवरहेड, डिपार्टमेंट 2 टोटल ओवरहेड, डिपार्टमेंट 3 टोटल ओवरहेड। इज इट क्लियर, समझ आ रही बात की? ओके, अब इसके बाद क्या होता है कि ये हम जब क्लोज करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग एंड ऑफ द मंथ जो सर्विसेज डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स होते हैं उनको हम लोग क्या कर देते हैं, किसी एक मेथड के जरिए से एक प्रोसीजर के तहत शिफ्ट कर देते हैं, एलोकेट कर देते हैं, किस में डाल देते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्योंकि हम लोगों ने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और पर यूनिट कॉस्ट तो किसकी कैलकुलेट होती है, प्रोडक्शन की। तो जो ओवरहेड सर्विसेज में पड़े हुए हैं वो तो अगर उधर ही पड़े रहेंगे तो फिर सर्विसेज को तो चार्ज नहीं होंगे ना। हम दो तरीकों से ओवरहेड करते हैं, एक होता है एक्चुअल ओवरहेड, एक होते हैं अप्लाइड ओवरहेड। अप्लाइड और एक्चुअल का फर्क अगले वाली क्लासेस में आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक्चुअल एफओएच की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं और उनकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो याद रखिए, एक डे टू डे प्रोसेस होता है और एक एंड ऑफ द मंथ होता है और तीसरी चीज होती है एंड ऑफ द ईयर। इज इट क्लियर? तो 3 स्टेजेस होते हैं एफओएच को ट्रीट करने के, रिकॉर्ड करने के, कैलकुलेट करने के। क्लियर है? तो अभी जो आप लोगों ने पहले जर्नल एंट्रीज करना सीखी थी पहले, जैसे आपने कहा जी कि फैक्ट्री के कोई भी लेबर का खर्चा आ गया, इनडायरेक्ट लेबर आ गई, तो आपने एफओएच अकाउंट डेबिट और पेरोल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। आपने कहा जी फैक्ट्री का रेंट आ गया, आपने एफओएच अकाउंट डेबिट और फैक्ट्री रेंट अकाउंट क्रेडिट या कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया। आपने फैक्ट्री के कोई भी आपने बिजली पे की थी तो आप लोगों ने क्या कर दिया, एफओएच अकाउंट डेबिट और इलेक्ट्रिसिटी पेएबल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, आपने इस तरीके से एंट्री कर ली। इज इट क्लियर? अब एफओएच अकाउंट में डे टू डे एंट्री हो रही है। अब एंड पे जा और उसके साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट भी बन रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, डिपार्टमेंटल ओवरहेड शीट। अब ये जो शीट बन जाएगी एंड ऑफ द पीरियड क्या करेंगे, इस शीट का हम देखेंगे टोटल क्या है, इसमें से सर्विसेज डिपार्टमेंट के कितने हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कितने हैं, ये हमें यहां से डिटेल मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, जो सर्विसेज डिपार्टमेंट वाले एक्सपेंसेस हैं वो किस में शिफ्ट करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आज हम लोगों ने ये काम करना सीखना है कि ये कैसे करते हैं। फॉलो करें बात को, ये किस तरीके से हम लोग इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पहले भी आप लोगों ने किया होगा, रिवाइज हो जाएगा आप लोगों के साथ। अच्छा, अब जब ये कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम एंड ऑफ द पीरियड के ऊपर हम अप्लाई एफओएच करते हैं। हर महीने के एंड के ऊपर हम लोग इसकी भी कैलकुलेशन करते हैं और फिर अप्लाइड एफओएच भी करते हैं। अप्लाइड एफओएच हर महीने के एंड के ऊपर भी किए जा सकते हैं, साल के एंड के ऊपर भी होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब कंपनी जब भी महीने की बात करती है या जॉब खत्म करती है तो उस वक्त एफओएच अप्लाई कर दिए जाते हैं उसके ऊपर। तो अप्लाइड एफओएच अलग है, एक्चुअल एफओएच अलग है। यहाँ पे हम लोग एक्चुअल एफओएच की कैलकुलेशंस करना सीख रहे हैं और क्या एंट्रीज करते हैं हम लोग, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और क्या कैलकुलेशंस करते हैं उसके लिए करूंगा। तो इसके लिए बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टेप सीखना है वो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट एफओएच टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज डिपार्टमेंट की FOH की एलोकेशन जो है हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग जो है वो डेफिनेटली किसी ना किसी बेस पे ही करेंगे। तो डिफरेंट बेसिस यूज हो सकती हैं, ठीक है, जैसे स्क्वायर फीट एरिया यूज हो सकता है, नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं, प्रोडक्शन वॉल्यूम हो सकता है, मशीन आवर्स हो सकते हैं, मशीन की कॉस्ट हो सकती है, बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी हो सकती है, नंबर ऑफ परचेजेस हो सकती हैं, परचेज इनवाइसेस हो सकती हैं, मटेरियल इनवाइसेस हो सकती हैं, स्टोर कीपर की कॉस्ट के हवाले से इस तरह से बात हो सकती है। तो ऑलरेडी जो इससे पहले मैंने लेक्चर एक पढ़ाया है उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को यही वाला करवाने की कोशिश की है और उसके साथ बेसिस कौन कौन सी यूज होती हैं वो वाली भी मैंने करवाई है। वो आप लोग उसको देखेंगे तो आपको उसका अंदाजा हो जाएगा कि वो क्या है। वो वाला क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं नया क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपके पास 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाए, आपको पहले वाला भी था और इसमें भी है, ठीक है ना जी। ओके, अब इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारा और उसको हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ FOH के लिए हम लोग जो है वो जी 3 मेथड यूज करते हैं। नंबर 1 होता है जी डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 होता है सीक्वेंशियल मेथड और नंबर 3 होता है अलजेब्रिक मेथड, ठीक है ना जी। अलजेब्रिक मेथड और सीक्वेंशियल मेथड समझ में एक ही बात है, एक ही चीज है, बेसिकली 2 ही मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड और एक सीक्वेंशियल मेथड। और सीक्वेंशियल मेथड में एक सीक्वेंस के तहत चलता है, लेकिन जब भी हम लोगों के पास रेसिप्रोकल सर्विसेज हो, मीन 2 डिपार्टमेंट है, वो उसको सर्व कर रहा है, वो दूसरा उसको सर्व कर रहा है, इन रिटर्न भी सर्विस दे रहा है, ऐसी सिचुएशन में फिर कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक मेथड के जरिए से अलजेब्रिक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको इजीली कर सकते हैं। लेकिन अलजेब्रिक मेथड सिर्फ उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे जब हमारे पास सिर्फ 2 सर्विसेज डिपार्टमेंट होंगे। कितने? अगर 3 सर्विसेज डिपार्टमेंट हो गए तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर हम लोग वो वाला सॉल्व नहीं कर पाएंगे मैनुअल कैलकुलेशंस के जरिए। फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, सही है कि नहीं। लेकिन अगर हम लोग रेसिप्रोकल मेथड ले लें और सीक्वेंशियल मेथड के जरिए से रेसिप्रोक कर करके इसको करेंगे, तो उस तरीके से हम लोग जो है वो इसको फर्दर भी जो है वो जितनी मर्जी जहां तक मर्जी ले जा सकते हैं, उसको हम लोग फिर सॉल्व कर सकते हैं, चाहे हमारे पास 4 डिपार्टमेंट हो, 5 डिपार्टमेंट हो। लेकिन चूंकि हम लोगों ने कैलकुलेशंस को समझना है तो हम लोग जो है वो मेरे ख्याल से 2 डिपार्टमेंट या मैक्सिमम 3 डिपार्टमेंट्स के साथ कैलकुलेशन करना सीखेंगे, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे उन्होंने हमें कहा जी मिक्सिंग है, ब्लेंडिंग और फिनिशिंग 3 डिपार्टमेंट्स हैं उनके, ये उनके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। और फैक्ट्री ओवरहेड और बिल्डिंग मेंटेनेंस, उनके जो फैक्ट्री ऑफिस और बिल्डिंग मेंटेनेंस के इनके 2 जो है वो सर्विसेज डिपार्टमेंट हैं। अब आप जरा गौर करें, इनके सामने 21,000, 18,000, 25,000, 9,000 और 6,400 की ये फिगर लिखी हुई है। ये फिगर कहां से आई हैं? एनीबॉडी? कैसे मिली होंगी ये फिगर हमें? जब हम लोगों ने मंथली डिपार्टमेंटल ओवरहेड शीट को टोटल किया होगा हर एक डिपार्टमेंट की शीट को, तो वहां से क्या मिल जाएगी, ये वाली फिगर्स मिल जाएंगी। तो ये बेसिकली फिगर्स कहां से मिल रही हैं? डिपार्टमेंटल ओवरहेड शीट में से। और डिपार्टमेंटल ओवरहेड शीट क्या होती है, कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट कैसे होता है, ये मैंने सारा आप लोगों को जो है वो उसमें समझाने की कोशिश की हुई है वीडियो में। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम लोग वहां पे नहीं जाना चाह रहे, ठीक है जी। ओके, द बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस टू द अदर डिपार्टमेंट्स फॉलोज। जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है, ये जो 2 फैक्ट्री ऑफिस और बिल्डिंग मेंटेनेंस, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है अदर डिपार्टमेंट्स को वो उन्होंने बताई हुई है। अभी क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है कि नहीं। लेकिन बाद औक़ात क्या होता है जी कि हमें ये बेस बता दी जाती है, पे डिफरेंट बेसिस हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये कौन सी बेस किस पे लगेगी। उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा कि थोड़ा सा सोच के अपने जहन से खुद से फैसला करना पड़ेगा कि ये बेस कौन सी किस पे लगेगी, ठीक है। जैसे मैं ये कहता हूं कि ये जो बिल्डिंग मेंटेनेंस है, ये सबसे ज्यादा बेहतर एलोकेशन जो है, जस्टिफाइड एलोकेशन किस बेस पे हो सकती है? बिल्डिंग मेंटेनेंस है। अच्छा, जिस डिपार्टमेंट के पास एरिया ज्यादा होगा उसको ज्यादा कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए, जिसके पास कम होगा उसको कम चार्ज होनी चाहिए, तो इसलिए इसकी एलोकेशन बेस क्या होनी चाहिए? स्क्वायर फीट।
कवर्ड एरिया, व्हाट माय पॉइंट। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस ऑक्युपाइड, इस बेस के ऊपर हम इसकी क्या करेंगे, एलोकेशन करेंगे। बाय द अदर डिपार्टमेंट्स एज फॉलोज, मिक्सिंग डिपार्टमेंट के पास 10,000 स्क्वायर फीट है, ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट का 4500 स्क्वायर फीट है, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के पास 10,500 स्क्वायर फीट है, और फैक्ट्री ऑफिस के पास है वो 7,000 स्क्वायर फीट है। इज इट क्लियर जी? ओके, उसके बाद फैक्ट्री ऑफिस। अब फैक्ट्री ऑफिस उन्होंने कहा जी ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे बेस करेगी। अब फैक्ट्री ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुछ अकाउंटेंट हैं, एंट्री कर रहे हैं, कुछ एचआर के बंदे बैठे हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं। अब वो किस पे, अब उनकी सर्विसेज किस बेस पे ऊपर जाएंगी, हम ये कहते हैं जी कि जितने जिसके एम्प्लॉइज हैं उसको उस हिसाब से इनका खर्चा डाल दो। अब फैक्ट्री में जो काम, फैक्ट्री ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाहें भी हैं, उधर बिजली भी लग रही है, उधर सफाई भी हो रही है, उधर चाय पानी का भी खर्चा है, उधर बाकी सारी भी चीजें हैं ना। अब वो वाला एक्सपेंस जो है वो किधर किस खाते में जाएगा, हम लोग उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली तो किसको सर्व कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को, तो उनका खर्चा फिर किसको जाना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो इसलिए हम लोग फिर उनके खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन किस बेस पे करते हैं, किस लॉजिक पे करते हैं, ये भी हमें गिवन होगी हमारे क्वेश्चन में। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें क्या दी गई है, ऑन किस बेसिस है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेसिस के ऊपर। व्हाट माय पॉइंट। तो उन्होंने कहा जी कि मिक्सिंग डिपार्टमेंट के पास 30 एम्प्लॉइज हैं, ब्लेंडिंग के पास 20 है, और फिनिशिंग के पास 50 एम्प्लॉइज हैं। क्लियर है जी? इस बेस के ऊपर वो ये कहते हैं प्रिपेयर अ स्केड्यूल शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विसेज डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस यूजिंग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एक वो है जिसमें हम लोग सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को ही सर्विसेज चार्ज करते हैं, एक सर्विसेज डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को और दूसरे सर्विसेज डिपार्टमेंट की भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, सर्विसेज डिपार्टमेंट को हम एलोकेशन नहीं करते हैं। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। जैसे देखें इसने क्या किया है, ये कितने डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है, मिक्सिंग को भी कर रहा है, फॉलो करें बात को, ये किसको कर रहा है, ब्लेंडिंग को भी कर रहा है और फिनिशिंग को भी कर रहा है, और उसके साथ फैक्ट्री ऑफिस को भी कर रहा है। अब फैक्ट्री ऑफिस भी तो उसी बिल्डिंग में है ना, इसकी मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा ना, लेकिन हम कहते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, इसके बगैर एलोकेशन करेंगे। अब कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। हम अपने सॉल्यूशन पे चलते हैं, फिर उसके बाद जो है वो देखते हैं कि इसको हम लोग जो है वो सॉल्व किस तरीके से करेंगे। ओके जी, ये है हमारे पास प्रॉब्लम 4.6 है जी। ओके जी, प्रॉब्लम 4.6 फिगर्स देखने के लिए। ओके जी, सबसे पहले हम लोग ऊपर जो है वो हम डिपार्टमेंट्स के नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन का कॉलम बना लेंगे, फिर इसके बाद जो है वो हम लोग आगे इनके डिपार्टमेंट्स लिख लेंगे। आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, याद रखें पहले सर्विसेज लिखना है तो पहले सर्विसेज लिख लें और आखिर में प्रोडक्शन लिख लें, या पहले प्रोडक्शन लिख लें और आखिर में सर्विसेज लिख लें, दोनों तरीकों से ठीक है। ठीक है जी, हम यहाँ पे सबसे पहले कौन सा डिपार्टमेंट हमारे पास, ब्लेंडिंग है, फिनिशिंग है, मिक्सिंग है। ओके जी, हम लोग यहाँ पे कहते हैं जी मिक्सिंग है, फिर ब्लेंडिंग है, फिर फिनिशिंग है, और फिर बिल्डिंग मेंटेनेंस है, और फैक्ट्री ऑफिस है। क्लियर है जी? ये मैंने 5 डिपार्टमेंट्स के नाम ऊपर लिख लिए हैं, और इनके जो टोटल FOH हैं, टोटल FOH, मिक्सिंग डिपार्टमेंट के टोटल FOH जो मुझे क्वेश्चन में दिए गए हैं, जो कि मुझे कहां से मिले थे, डिपार्टमेंटल ओवरहेड जो शीट्स थी उसकी एक समरी थी। ठीक है ना जी? और इसके कितने हैं जी मेरे पास, ये गिवन है हमारे पास 21,000, और ये हैं जी हमारे पास 18,000, ये हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन है, और ये हैं हमारे पास जी फिनिशिंग के 25,000, और इसी तरीके से बिल्डिंग मेंटेनेंस के हैं जी 6,400, और फैक्ट्री ऑफिस के हमें दिए गए हैं दैट इज 9,000। सो इस तरीके से हमारे पास टोटल FOH की फिगर आ गई। अब हमने
जब हमने डायरेक्ट मेथड करना है तो फिर हमें कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं है कि कौन से डिपार्टमेंट को पहले करें और कौन से डिपार्टमेंट को हम बाद में करें। इज इट क्लियर? तो मैं कहता हूं जी मैं सबसे पहले फैक्ट्री ऑफिस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं। फैक्ट्री ऑफिस में मेरे पास कितने टोटल एक्सपेंस है? 9000। अब पहला काम मैं क्या करूंगा, पहले इसका रेट निकाल लूंगा। क्या कर लूंगा? रेट निकाल लूंगा। अब ये देखें जी, जो बेसिक लॉजिक है वो क्या करता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन रेट। डिस्ट्रीब्यूशन रेट क्या आएगा? टोटल FOH, या इस तरह से कह लें, मैं इसको टोटल FOH की बजाय लिखता हूं डिपार्टमेंटल FOH डिवाइडेड बाय डिपार्टमेंटल बेस। डिपार्टमेंटल FOH डिवाइडेड बाय डिपार्टमेंटल बेस, ये मेरा रेट निकल आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन रेट। अब मैं ये देखता हूं जी कि सबसे पहले मैंने कौन से वाले एक्सपेंसेस को करना है? फैक्ट्री ऑफिस के लिए, फॉर फैक्ट्री ऑफिस डिस्ट्रीब्यूशन रेट ऑफ फैक्ट्री ऑफिस। ओके जी, डिपार्टमेंट ओवरहेड थे मुझे कितने दिए हुए? 9000 डिवाइडेड बाय, ये किस पे बेस कर रहे थे? ये हम अपने क्वेश्चन में से जाके देख लेते हैं कि ये किस पे बेस कर रहे थे। तो हम ये कहते हैं जी फैक्ट्री ऑफिस इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। इज इट क्लियर? तो मैं इसको लिखूंगा क्या? डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉइज। समझ के बात को? तो जो इसकी बेस थी, बेस किस पे है, कौन सी है इसकी? एम्प्लॉइज। तो टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं? 30, 20 और 50, 100 हो गए टोटल। इज इट क्लियर? ओके जी, अब हम अपने सॉल्यूशन पे देखिए जी, ये आ जाएगा जी 30 प्लस 20 प्लस 50, तो ये आ जाएगा जी 9000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 90 पर एम्प्लॉय। 90 पर एम्प्लॉय आ गया। यहां तक समझ आ गई? 7000 है। नहीं बेटे, फैक्ट्री ऑफिस 9000 है। फैक्ट्री ऑफिस का खर्चा कितना है? 9000। अब 9000 किस पे डिवाइड करना मैंने? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे। तो मेरे पास टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं? 100। लेकिन आप याद रखें कि ये मैंने 100 एम्प्लॉइज किन के लिए हैं? सिर्फ प्रोडक्शन वालों के। अगर इसमें सर्विसेज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज होते तो उसको मैं शामिल नहीं करता। फॉलो करें बात को? सिर्फ मैंने किसके लेने हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। किस मेथड में? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में मैंने सर्विसेज डिपार्टमेंट को एलोकेशन नहीं करनी है, सिर्फ किनको करनी है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मीन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इस तरह से लिख लें, डायरेक्ट मेथड का मतलब है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली, नॉट अदर डिपार्टमेंट्स। किसी और डिपार्टमेंट को हम एलोकेट नहीं करेंगे, हम एलोकेशन नहीं करेंगे। ओके जी, अब अगली वाली बात कर लेते हैं जी कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। जब हमने ये वाला रेट निकाल लिया तो अब हमारे पास जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं एलोकेट होने के लिए, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या है? मिक्सिंग। फिर क्या है? ब्लेंडिंग। फिर है फिनिशिंग। अब ये तीनों डिपार्टमेंट के इसके कितने एम्प्लॉइज थे? अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? रेट मल्टीप्लाई बाय बेस। अब इसका रेट क्या था बेटे? शाबाश, रेट अभी मैंने कैलकुलेट किया है, दैट इज 90। ओके, 90 पर एम्प्लॉय और मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो इसके कितने एम्प्लॉइज हैं? 30। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो जाएगा? 2700। 2700 इसको एलोकेट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका क्या है जी बेटे? 90 रेट है और बेस कितना है जिसकी? इसकी बेस कितनी है? 20। तो ये आ जाएगा 1800, इसको एलोकेट हो जाएगा। और इसके कितना है जी? 90 वही वाला रेट और इसकी बेस कितनी है? 50।
तो ये कितना आ जाएगा 4500 इसको एलोकेट हो जाएगा। इन दिस वे वी कैन हैव एलोकेशन टू ऑल 3 डिपार्टमेंट्स। आपने 9th 10th में रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है, सिंपल कैलकुलेशंस रेशियो प्रोपोर्शंस वाली। आप पहले रेट निकाल लें फिर उसके साथ कर लें। और अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला लगाते हो तो आप क्या करते हो, आप लोग रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय डिवाइजिंग अमाउंट, जिसको आपने डिवाइड करना है, या डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट। तो आप क्या करोगे, रेशियो, पहले की रेशियो क्या है 3 कर लो, 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो क्या आता है 10, 3 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय किसको करोगे 9000। तो इस तरीके से भी कर लो। सो बोथ मेथड्स आर इक्वली गुड। आप दोनों तरीकों से कर लो, कैलकुलेशन ही करनी है ना आपने, तो जैसे आपको समझ आती है वैसे कर। ये कोई माने नहीं रखता कि ये वाला मेथड ही करना है और ये वाला नहीं करना, सही है। तो ये बेसिकली ये वर्किंग है, ये जो अभी मैंने की है ये क्या है, वर्किंग है। किसकी वर्किंग 1 में लिख लेता हूं, और मैं इसको जब पिछले वाले पार्ट पे लेके जाऊंगा यहां पे, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ऑफिस, और मैं इसकी वर्किंग 1 लिख कर लेता हूं। तो वर्किंग 1 वो मैंने की है। तो मैंने क्या डिस्ट्रीब्यूशन की है जी, मिक्सिंग को कितने आए हैं 2700, ब्लेंडिंग को 1800, और इसको 4500, और ये 9000। इन सब का टोटल 9000 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो गलत है, समझ के बात को। इन सब का जो डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट्स हैं उनका टोटल किसके बराबर होना चाहिए, टोटल के बराबर होना चाहिए। और जब आपने इसको करना है तो 9000 फिर आप नीचे लिख के माइनस का साइन करेंगे, ब्रैकेट में करेंगे। इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको क्यों कर रहा हूं। ये मैंने क्या किया, इसकी एलोकेशन कर दी, और ये एलोकेट करके मैंने सारे कर दिए किसको, किन किन जो है वो अकाउंट्स में भेज दिए हैं, या किन किन डिब्बों में डाल दिए हैं। 2700 मिक्सिंग में डाल दिए हैं, 1800 ब्लेंडिंग में डाल दिए हैं, 4500 मैंने फिनिशिंग में डाल दिए। ओके, अब उसके बाद क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस, और मैं इसकी क्या कर लेता हूं वर्किंग 2। अब मैं इसकी वर्किंग 2 करने के लिए वर्किंग 2 कर लेते हैं। ये वर्किंग 2 आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस कॉस्ट। ओके, सेम वही वाला फॉर्मूला, डिपार्टमेंटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिपार्टमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन बेस। अच्छा जी, डिपार्टमेंटल कॉस्ट कितनी थी इस डिपार्टमेंट की, ये हम लोगों को हमें गिवन है, दैट इज 6400। और इसकी बेस क्या थी, इसकी बेस है बेसिकली, ये भी हमें गिवन है, दैट इज स्क्वायर फीट एरिया। क्लियर है। अब चूंकि ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, याद रखिए ये क्या है, तो इसलिए हम लोग ये जो 7000 स्क्वायर फीट है ये हम यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे जब बेस कैलकुलेट करेंगे। ये नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं, कुछ सारों को टोटल कर लेते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में ये वाला काम नहीं करेंगे। ओके, अब आप ये देखें जी, 10,000, 10,500 और 4,500 क्या आएगी, 10,000 प्लस 4,500 प्लस 10,500, तो टोटल आ जाएगा आपके पास। तो हम लिख लेंगे जी, क्या है जी, टोटल कितना आ गया बेटे 25,000। और ये 25,000 कैसे आया है, 10,000 प्लस 4,500 और प्लस 10,500। ये इनकी डिफरेंट बेसिस थी ना, या इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे क्या है जी, सबसे पहले क्या है मिक्सिंग, फिर क्या है, नहीं बेटे सबकी, लेकिन टोटल बेस मैं बताता हूं, मैं लॉजिक समझाता हूं फिर आप बताइएगा।
मिक्सिंग है, फिर क्या है ब्लेंडिंग, फिर क्या है फिनिशिंग। एरिया, इसका कितना एरिया है स्क्वायर फीट, इसका एरिया कितना है 10,000, इसका स्क्वायर कितना एरिया है और इसका कितना है 10,500। तो टोटल एरिया कितना हो गया 25,000 स्क्वायर फीट। गॉट इट जी। और ये वाली जो फिगर्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं बेसिकली ये मैंने वहां पे लिख लिया है। अब चूंकि इसका जो डिपार्टमेंटल बेस है वो क्या है टोटल स्क्वायर फीट, तो टोटल स्क्वायर फीट लेने हैं ना बेटे रेट निकालने के लिए। तो जब आप टोटल स्क्वायर फीट लोगे तो ये आ जाएगा, इसका रेट आ जाएगा 6400 डिवाइडेड बाय 25,000 करेंगे तो ये रेट बनेगा हमारे पास 0.256 पर स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर फीट ये रेट आ गया। अब मैं हर एक की जो कॉस्ट अलग-अलग से डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो निकाल लूंगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई बाय रेट कर लूंगा ये वाला। तो इसका रेट है 0.256 मल्टीप्लाई बाय 0.256 मल्टीप्लाई बाय 0.256, तो इसका आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा इस तरीके से, इसका आ जाए, ये आ जाता है जी हमारे पास 2560 2560, ये आ जाएगा जी 1152 और ये आ जाएगा जी 2688। राउंड ऑफ कर लिया है जहां जहां पे नहीं है, और इन तीनों को जब हम लोगों ने टोटल किया है तो ये आ जाएगा जी 6400 की अमाउंट आएगी। इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, आपने बेसिकली 6400 की अमाउंट को 3 डिफरेंट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया, किस रेट से डिस्ट्रीब्यूट किया वो ये है। और अगर मैं दूसरी अप्रोच यूज करता हूं रेशो प्रोपोर्शन वाली, तो इसकी रेशो क्या बनती है बेटे 10, इसकी क्या बनती है 4.5, इसकी क्या बनती है 10.5। इन सब को टोटल कर लोगे तो सम ऑफ रेशो आ जाएगा, या इन सब को टोटल कर लो। इसकी रेशो क्या बनी है पहले वाले की, अगर मैं रेशो प्रोपोर्शन के लिहाज से करता हूं तो ये आ जाएगी 10,000 डिवाइडेड बाय 25,000 ज़रब 6,400, तो इससे भी यही वाली अमाउंट आ जाएगी। यहां पे भी क्या करोगे आप लोग 4,500 डिवाइडेड बाय 25,000 ज़रब 6,400, तो उससे भी क्या आ जाएगी यही वाली अमाउंट आ जाएगी। और तीसरे वाले के क्या है 10,500 डिवाइडेड बाय 25,000 ज़रब 6,400, तो उसी तरीके से ये वाली अमाउंट आ जाएगी। मीन ये क्या है रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय जो भी आपने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बोथ मेथड्स आर गुड। ठीक है जी, ओके। अब ये वाली जो वर्किंग है ये मैं अपने उसमें सॉल्यूशन में शो करता हूं, और हम लोग लिख लेते हैं जी कितना आ गया जी इसका 2000, ये बेटे 2560, ये आ जाएगा जी 1152, और ये आ जाएगा 2688, और ये आ जाएगा जी 6400, और ये मैंने माइनस कर दिया। और जब मैंने इन दोनों को, ये प्लस ये माइनस 0 हो गया, ये प्लस और ये माइनस 0 हो जाएगा। याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूट करके इनको 0 करना है। इनका मकसद, ये काम करने का मकसद क्या है, इन दोनों डिपार्टमेंट में कॉस्ट को क्लोज करना है, 0 करना है, और ये कॉस्ट को किधर शिफ्ट करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इज इट क्लियर जी? ओके। अब जब आप इन तीनों को प्लस करोगे, तीनों फिगर्स को, ये आ जाएगा जी हमारे पास 26,260। इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 20,952, और इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 32,188। और इसके आप बाद में टोटल का भी कॉलम बना सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है। ठीक है ना जी, समझ के बात को? तो ये हमने क्या किया है कि सारी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अमंग
क्या, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट थी उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद इनकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। अब देखिए जी, मैं आपको पूरा सीक्वेंस बताता हूं कि जर्नल एंट्रीज का सीक्वेंस क्या होता है। देखिए जी, नंबर 1 पहली एंट्री क्या होती है जिसमें हम लोग जर्नलाइजिंग द डे टू डे FOH या फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जर्नलाइजिंग डे टू डे फैक्ट्री एक्सपेंसेस आप क्या करते हो, FOH अकाउंट डेबिट और वेरियस क्रेडिट्स जो हैं वो आप क्रेडिट्स कर देते हैं। FOH अकाउंट को आप डेबिट करते जाते हो और वेरियस अकाउंट्स को आप क्या करते जाते हो, क्रेडिट करते जाते हो। ये हमने पहले भी एंट्री पढ़ी है, याद है ना आपको। अच्छा जी, अब उसके बाद दूसरी एंट्री क्या करते हैं, नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस टू डिपार्टमेंटल FOH अकाउंट्स। हम FOH जितने भी हैं वो किसमें लेके जाएंगे फिर, अब किसमें, डिपार्टमेंटल ओवरहेड के अकाउंट के अंदर। इज इट क्लियर जी। और ये एंट्री होगी, दिस एंट्री विल बी बेस्ड ऑन डिपार्टमेंटल ओवरहेड शीट। डिपार्टमेंटल ओवरहेड शीट से जो हम लोगों ने शुरू में फिगर्स नहीं, जो हमें क्वेश्चन में उन्होंने डेटा दिया हुआ है, सही है कि नहीं, ये उनसे ये वाली एंट्री होगी। और एंट्री क्या करोगे आप लोग, जितने डिपार्टमेंट वो डेबिट कर दो। अब ये FOH के अकाउंट को आपने पहले क्या किया था, डेबिट। अगर तो ये डिपार्टमेंटलाइज्ड फैक्ट्री ना होती तो फिर हमें ये वाली जो दूसरी एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन करने की, एलोकेशन करने की, सर्विसेज डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ले जाने की जरूरत है ही नहीं। जब डिपार्टमेंटलाइज स्ट्रक्चर ही नहीं है तो ये वाला सारा कुछ करने की फिर जरूरत भी नहीं है। क्लियर है। ये कब पड़ेगी जरूरत, जब डिपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर होगा, याद रखिएगा। पहली एंट्री सेम होनी है चाहे जो मर्जी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जब डिपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर होगा तो डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस या डिपार्टमेंटल ओवरहेड शीट के की इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आप क्या करोगे, एक एंट्री करोगे जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंटल ओवरहेड टू द डिपार्टमेंटल ओवरहेड अकाउंट। अब आप ये देखना जरा क्या होता है, ये क्या हो रहा है, अब ये इसमें से एक्सपेंसेस जब निकल के किसी और अकाउंट में जाएंगे तो ये क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। मीन यहां पे बेसिकली ये वाली जो एंट्री है ये क्या है, क्लोजिंग ऑफ FOH अकाउंट टू डिपार्टमेंटल FOH अकाउंट्स। जब डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर होता है तो हम क्या करते हैं, FOH अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, किसके अंदर, डिपार्टमेंटल ओवरहेड अकाउंट्स के अंदर। क्योंकि हमने हर एक डिपार्टमेंट का अलग ओवरहेड रेट निकालना होता है, अप्लाइड ओवरहेड निकालना होते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट का अलग से अंडर ओवर अप्लाइड निकलेगा। ये मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा ये सारा कुछ, सही है। अभी तक के लिए ये समझना है कि एक्चुअल FOH को कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एक्चुअल FOH वाली साइड है, अप्लाइड FOH वाली साइड में अगले लेक्चर में समझाऊंगा आपको, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये देखें जी, ये क्या है, आप इसकी अब एंट्री करने जा रहे हैं। एंट्री है जी क्या है, FOH मिक्सिंग, FOH ब्लेंडिंग, FOH फिनिशिंग, FOH बिल्डिंग मेंटेनेंस, FOH फैक्ट्री ऑफिस। यही डिपार्टमेंट्स है ना, क्लियर है। ये सारे डेबिट, और क्रेडिट किसको करना है, FOH जो यहां पे डेबिट किया था उसको आप क्रेडिट कर देंगे। और अमाउंट्स कितनी होंगी, जो शुरू में डाटा दिया था, कौन सा वाला,
हाँ, जो डिपार्टमेंटल शीट वाला जो डाटा था कितना था जी? ये 21,000, ये कितना था 18,000, ये कितना था 25,000, ये कितना था बिल्डिंग मेंटेनेंस 6,400 और ये 9,000 और ये टोटल इसका जब आप करोगे तो ये टोटल बनेगा 79,400। ये आप क्या कर रहे हैं हम लोग, ये क्या एंट्री की है हम लोगों ने? हमने FOH अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्लोज कर दिया है उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल ओवरहेड अकाउंट्स के अंदर। गॉट इट जी? ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे? ये दूसरी एंट्री थी, उसके बाद थर्ड एंट्री क्या है? ये मैं सीक्वेंस एंट्रीज का बता रहा हूं। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा और समझाने के लिए, ये जो एंट्री है ना, ये वाली एंट्री, ये होती है डे टू डे, द होल पीरियड, सारे पीरियड में डे टू डे बेसिस के ऊपर होती है ये एंट्री। ये एंट्री कब होती है? एंड ऑफ मंथ। इज इट क्लियर? ये एंड ऑफ मंथ प्रोसीजर है। अगले वाला भी जो हम काम करने जा रहे हैं वो भी क्या है? एंड ऑफ मंथ। जो अभी हमने कैलकुलेशन की है, ये जो पहले मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन का टेबल जो बना के सिखाया है वो एम ही नहीं सिखाया, वो जो आगे एंट्री करने जा रहा हूं या एंट्रीज करने जा रहा हूं वो उसके लिए था, वो उसकी वर्किंग है। याद रखें, अकाउंटिंग में कोई भी कैलकुलेशन आप करते हो, कोई टेबल बनाते हो, कोई भी आप काम करते हो, तो वो बेसिकली अल्टीमेटली उसके मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी हमने जर्नल एंट्री करना होती है। तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेंगे ये हम देखते हैं जी। इसकी एंट्री क्या होगी जब हम लोग, ठीक है जी, जर्नलाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कौन सी जी? फैक्ट्री ऑफिस ओवरहेड कॉस्ट। फैक्ट्री ऑफिस ओवरहेड कॉस्ट जो हैं, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, उसकी एंट्री हम कर लेते हैं। अब देखें जी, वो डिस्ट्रीब्यूट हमने की है सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स में। कौन कौन से वालों में? FOH सबसे पहले मिक्सिंग, फिर FOH ब्लेंडिंग, फिर FOH फिनिशिंग। ये तो डेबिट कर लिया। और क्रेडिट क्या करूंगा? FOH फैक्ट्री ऑफिस। और ये बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं? क्लोजिंग द फैक्ट्री, या इस तरह से देखें, FOH फैक्ट्री ऑफिस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। मैं बेसिकली क्लोजिंग ऑफ फैक्ट्री ऑफिस एक्सपेंसेस जो है वो कर रहा हूं क्या? FOH फैक्ट्री ऑफिस के अकाउंट को क्लोज कर रहा हूं किसके अंदर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्लियर है? ओके जी। अब आप ये देखें जी, इसकी अमाउंट्स क्या है जो मैंने वहां पे कैलकुलेट की थी। मैं आपको टेबल दिखाता हूं, टेबल से हमने ये वाली फिगर्स यहां पे लिखनी है। ये देखें जी, ये फैक्ट्री ऑफिस की थी, पहली क्या है 2700, फिर 40, और क्रेडिट क्या करोगे 9000। ये वाली ये एंट्री लिखी हुई है आपकी, सही है? तो इसको आप लोग क्या करोगे, वहां पे आप लिख लोगे। ओके जी, यहां पे लिखें जी 2700, 1800, 4500 और क्रेडिट करेंगे आप किसको? 9000 को। तो ये आप इसकी नरेशन लिख सकते हैं। और इसी तरीके से नंबर 4, चौथी एंट्री क्या करेंगे आप लोग? जर्नलाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस कॉस्ट। सही है कि नहीं? और उसके लिए आप क्या करोगे? FOH अकाउंट मिक्सिंग, FOH फिर क्या करेंगे? ब्लेंडिंग, और फिर FOH क्या करेंगे?
फिनिशिंग। ओके, अब याद रखें ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में सिर्फ और सिर्फ कौन से डेबिट होने हैं? सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में जब हम आगे सीक्वेंशियल मेथड करेंगे तो उसमें ये थोड़ा सा फर्क आएगा, ठीक है। और क्रेडिट किसको करोगे आप लोग? FOH, बिल्डिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है ना जी। ओके, और इसकी अमाउंट्स क्या आएंगी जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट की थी? 2560, फिर आ जाएगी जी 1152, और फिर आ जाएगी जी 2688, और टोटल आ जाएगी जी 6400 से। इस तरीके से आप इसकी जो जब आप इसकी नरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्लोजिंग द FOH क्या है जी? बिल्डिंग मेंटेनेंस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट FOH अकाउंट्स। ये इसकी बेसिकली 4 एंट्रीज मैंने करवाई है। बेसिकली हैं 3 एंट्रीज। ये वाली जो पहली एंट्री जो मैंने आप लोगों को समझाई है ये सिर्फ समझाने के लिए था कि कौन सा काम जो है वो थ्रू आउट द पीरियड होता है और कौन सा काम जो है वो एंड ऑफ द पीरियड होता है। तो ये वाली जो काम है ना, ये वाला काम, ये वाली एंट्रीज, ये तो आप लोग जो है वो थ्रू आउट द मंथ करते हैं। डे टू डे बेसिस के ऊपर जो जो एंट्री आती है आप इसमें लिखते जाते हो, और साथ पैरेलल ही क्या करते हो, आप इसकी डिपार्टमेंटल ओवरहेड शीट में भी उसको एंटर करते जाते हो। फिर जब आपका महीना खत्म हो जाता है, पीरियड खत्म हो जाता है, तो फिर आप डिपार्टमेंटल ओवरहेड शीट का टोटल करते हो, उसके कॉलम्स का, और हर एक डिपार्टमेंट की एक फिगर निकाल लेते हो, और उस फिगर को लेके आप क्या करते हो? ये वाली एंट्री करते हो। फिर उसके बाद आप लोग जो है वो सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है वो आप कैलकुलेट करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और फिर आप लोग जब उनकी हर एक डिपार्टमेंट की एक एक एंट्री करते हो। जितने डिपार्टमेंट होंगे सर्विसेज डिपार्टमेंट के उतने ही ये वाली एंट्रीज होंगी। ठीक, क्लियर है जी। और अगर डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर ये वाली एंट्रीज नहीं होगी, सिर्फ पहली एंट्री होगी, बाकी कोई एंट्रीज नहीं होगी। क्लियर है? अगर डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर नहीं होगा तो। ओके, ये पहला मेथड था जिसको हम लोग जो है वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहते हैं। होप्स हो कि आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारे पास प्रॉब्लम 4.7 प्रॉब्लम है, और उन्होंने ये कहा जी कि आप वही वाला सवाल लेके इसको क्या करें? सीक्वेंशियल मेथड के तहत करें। सीक्वेंशियल मेथड जैसे नाम से ही जाहिर है एक सीक्वेंस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। पहले हमें कोई सीक्वेंस का ख्याल नहीं था कि हमने कैसे करना है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे? सीक्वेंशियल मेथड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन इन सीक्वेंशियल मेथड में we will distribute in a particular sequence। अब सीक्वेंस कैसा होगा, किस सीक्वेंस में आपने करना है? तो याद रखिएगा सीक्वेंस का रूल क्या है। डिस्ट्रीब्यूट फर्स्ट द डिपार्टमेंट serving the most departments। आपने क्या रूल अप्लाई करना है? आपने उस डिपार्टमेंट को सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है। क्लियर है? ये जर्नल सा रूल याद रख लें आप। आपने सबसे पहले किसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है? जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है। अगर दो बराबर बराबर सर्व कर रहे हैं, नहीं समझे बात, वो भी 3 डिपार्टमेंट को कर रहा है, वो भी 3 का डिपार्टमेंट को कर रहा है, जो जिसको मर्जी पहले कर ले, वो तो इक्वल ही है ना दोनों। हाँ, अगर ये हो जैसे हमारे पास यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 5। इसमें 3 जो हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं और 2 क्या हैं? सर्विसेज। अगर ये होते 6 तो सबसे पहले हम किसको करते? जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है, जो इंक्लूडिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट। पहली बात तो ये है कि ये जो सीक्वेंशियल मेथड है ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से
एक चीज में फर्क है वो ये, इट विल डिस्ट्रीब्यूट टू सर्विसेज डिपार्टमेंट एज वेल। ये सर्विसेज डिपार्टमेंट को भी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। इस मेथड के तहत हम सर्विसेज डिपार्टमेंट को भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और दूसरा काम क्या है कि किस सीक्वेंस में करेंगे? सबसे पहले उस डिपार्टमेंट को करेंगे जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है। अगर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि 4 डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है तो पहले उसको करेंगे, फिर 3 वाले को, फिर 2 वाले को। इज इट क्लियर? ये इस तरह से समझ लें कि जो सबसे ज्यादा सर्विसेज डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है। यहां पे भी आपको मैं थोड़ा सा वेरिएशन के साथ सवाल को जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा जी, ये वाला जो है वो हम लोगों ने इस रूल के तहत अब हमने ये देखा कि अब हम ये देखते हैं जी कि कौन सा डिपार्टमेंट किसको किस तरीके से सर्व कर रहा है और फिर उसके मुताबिक जो है वो काम करते हैं। हम उस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा चलते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे उन्होंने कहा जी कि ये 2 डिपार्टमेंट है, एक बिल्डिंग मेंटेनेंस है और एक फैक्ट्री ऑफिस है। जरा बिल्डिंग मेंटेनेंस देखें कितने डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है। मिक्सिंग 1, ब्लेंडिंग 2, फिनिशिंग 3 और फैक्ट्री ऑफिस 4। इसका मतलब है ये कितने डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है? 4। और ये वाला डिपार्टमेंट किसको कर रहा है? 3 को। तो पहले किसको करेंगे? 4 वाले को। या इस तरह से कह लेंगे हम पहले उसको करेंगे जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्व कर रहा है। इज इट क्लियर? 3 को तो दोनों ही कर रहे हैं ना, तो फर्क कहां पे है? जहां पे दूसरा डिपार्टमेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट को भी दे रहा है। तो इस सीक्वेंस में हम लेके चलेंगे। अब हम लोग पहले फैक्ट्री ऑफिस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। पहले किसको करेंगे? बिल्डिंग मेंटेनेंस को। फिर उसके बाद किसको करेंगे? फैक्ट्री ऑफिस को। और बिल्डिंग मेंटेनेंस को की कॉस्ट जो फैक्ट्री ऑफिस को पड़ेगी वो दोनों मिलके जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसलिए याद रखिए कि सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे एक जो पिछले वाले डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम लोग एक्सक्लूड कर देते थे ना बेस में से उसको, तो यहाँ पे हम लोग एक्सक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमने सबको डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो इसलिए सारी बेस को हम टोटल करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करता हूं तो फिर आप लोगों को मजीद इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। ओके जी, वी विल यूज टोटल एलोकेशन बेस्ड इंक्लूडिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट्स एज वेल। हम सर्विसेज डिपार्टमेंट की भी जो एलोकेशन बेस है उसको भी यूज करके सारे को एज अ बेस लेंगे, इंक्लूडिंग। ओके जी, ये जी हमारे पास एक्सरसाइज प्रॉब्लम 4-7। ओके जी, सबसे पहले है जी डिस्क्रिप्शन। और यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले कौन सा डिपार्टमेंट है जी, हम चले बिल्डिंग मेंटेनेंस, फिर उसके बाद है जी फैक्ट्री ऑफिस, फिर उसके बाद है जी मिक्सिंग, ब्लेंडिंग, और फिर क्या है जी फिनिशिंग एंड टोटल। टोटल का भी कॉलम बना सकते हैं इन तीनों का। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने लिखना है जी टोटल FOH। ये हमें जो गिवन है हमारा डेटा वो हम लोग यहाँ पे भी रेप्लिकेट कर लेंगे। ये जी बिल्डिंग मेंटेनेंस है जी 6400, ये है जी हमारे पास 9000, फिर ये है जी हमारे पास 21000, ये है जी 18000, ये है जी 25000 और टोटल इसका बनता है जी 79,400। इस तरीके से ये टोटल आ गया इसका। अच्छा, जब हमने सीक्वेंशियल मेथड लेना है तो मैंने जैसे भी आपको बताया कि एक तो क्या है जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा हो, या इस तरह से कह ले कि जो अदर सर्विसेज डिपार्टमेंट को भी सर्व कर रहा हो तो पहले उसको सर्व करे।
तो बिल्डिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऐसा है जो कि सारे डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के अलावा किसको भी कर रहा है, किसको भी कर रहा है, फैक्ट्री ऑफिस को भी कर रहा है। इसलिए हम लोग पहले इसकी एलोकेशन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलोकेशन ऑफ क्या है जी, बिल्डिंग मेंटेनेंस, और मैं वर्किंग 1 लिख लेता हूं इसको। अभी इसकी वर्किंग बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पहले किया था। आप क्या करते हो, वर्किंग 1 के तौर पे आप लिखते हैं जी, पहले आप लोग रेट निकाल लें, एलोकेशन रेट। एलोकेशन रेट में आप लोग लिखेंगे डिपार्टमेंटल ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिपार्टमेंटल एलोकेशन बेस। जी, इसकी डिपार्टमेंटल ओवरहेड कॉस्ट कितनी थी, 6400, और इसकी बेस कितनी थी। अब बेस कैलकुलेट करने के लिए आप देखें जी, सबसे पहले क्या है आपके पास, मिक्सिंग, फिर क्या है ब्लेंडिंग, फिर फिनिशिंग और फैक्ट्री ऑफिस भी है। अब ये सिर्फ हमने यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही नहीं लेने हैं, फैक्ट्री ऑफिस जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है वो भी लेना है, क्योंकि ये हमने सीक्वेंशियल मेथड में इसको हम लोगों ने इस तरीके से लेके चलना है। यही फर्क है डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में और इसके अंदर। ओके जी, क्या आ गया जी, ये शाबाश। ये कितना, इसकी बेस कितनी थी, हम लोग क्वेश्चन में से देख लेते हैं, चलें। अब ये किस पे, स्क्वायर फीट पे होना है, ये कितना स्क्वायर फीट है, 10,000, ये 4500, फिर 10,500 और ये 7,000। ओके जी, यही वाले हम लोग ले लेते हैं जी, स्क्वायर फीट इसका है जी 10,000, 4,500, 10,500, 7,000, टोटल कितना बना बेटे, 32,000 स्क्वायर फीट आ गया। इसका मतलब 6400 डिवाइडेड बाय 32,000, तो ये बराबर किसके आ जाएगा जी, 0.20 पर स्क्वायर फीट आ गया। ओके जी, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय रेट कर देंगे आप लोग। अभी जो आपने रेट कैलकुलेट किया है जी, मल्टीप्लाई बाय 0.2, मल्टीप्लाई बाय 0.2, मल्टीप्लाई बाय 0.2, मल्टीप्लाई बाय 0.2 कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा जी, क्या इसको करोगे आप लोग, क्या आ जाएगा जी, 2000। इसको अब आप जब आप करेंगे जी 900, इसको जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2100, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1400। इस तरीके से हमारे पास जो ये टोटल आना चाहिए इसका सारों का मिला के 6,400, ये टोटल इसका आ जाएगा। इसको आप लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन के अंदर उधर पुट कर देंगे। अब हम लोग ये वैल्यूज पुट कर देते हैं जी यहाँ पे। ये जी हमारे पास बिल्डिंग मेंटेनेंस है 6,400, ये माइनस हो जाएगा। फैक्ट्री ऑफिस आ जाएगा जी, फैक्ट्री ऑफिस में हमें 1400, फिर इसके बाद है जी ये 2000, ये आ जाएगा जी हमारे पास 900, ये हमारे पास जी 2100, और इस तरीके से आप जब इसको आप नेट ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों को आपने ऐड करना है और फिर उसके बाद इसकी टोटल की एलोकेशन करनी है। ये फर्क है डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि उसमें तो हम लोग इसमें एलोकेट ही नहीं करते थे, इसलिए उसको टोटल करने की फायदा ही नहीं था, जरूरत ही नहीं थी। अब चूंकि अब इसको एलोकेट हो गई है अमाउंट, तो अब ये वाली अमाउंट एलोकेट होगी आगे वाले में, यही सीक्वेंस है, सही है कि नहीं। इसलिए अब आप ये करोगे तो क्या आ जाएगा 10,400।
अब ये 10,400 को बाकी डिपार्टमेंट्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन आपने जिसकी एक दफा डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा से वापस नहीं करनी है। इज इट क्लियर? तो अगर मैं इसका एक और डिफरेंस लिखूं, नो रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन, एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो सीक्वेंशियल मेथड में पे आपने क्या करना है, रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी। अगर आप रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो फिर आपके लिए इशू बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सवाल ही ऐसा हो जिसमें रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दी गई हो, तो फिर आप लोग अलजेब्रिक मेथड के तहत करेंगे। अलजेब्रिक मेथड आपको जो है वो ये ईज प्रोवाइड करता है कि आप रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के तहत भी ये काम कर लेते हैं। क्लियर है अभी बात? समझ के बात को? ओके, अच्छा जी, इसके बाद इन कैलकुलेशंस को मैं आगे लेके चलता हूं जी। वर्किंग 2 है और आप यहां पे लिखें जी टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय एलोकेशन बेस। डिपार्टमेंटल ओवरहेड, अभी हम लोगों ने कितने टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड निकाले हैं? वह जी 10,400। ये 9,000 की बजाय आप क्या करेंगे, 10,400 की फिगर लेंगे। आप लिखें जी इसको 10,400 डिवाइडेड बाय, अब आपने बेस लिखनी है ना, तो बेस जो है वो आप, चूंकि ये सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स को कर रहा है, तो पहले क्या है, मिक्सिंग, ब्लेंडिंग और आखिर में क्या है, फिनिशिंग। ओके, और इसकी बेस क्या है, एम्प्लॉइज। मिक्सिंग के एम्प्लॉइज कितने हैं जी, 20 के 30 हैं। थर्टी, 20 एंड 50। ओके जी, इसके 30 हैं, इसके 20 हैं, इसके 50 हैं। टोटल एम्प्लॉइज कितने हो गए जी, 100 आ गए। अब आप लेके जी 100 एम्प्लॉई आ गए इसके, और ये आ जाएगा जी 104 पर एम्प्लॉई, इसका रेट आ गया। ओके, अब मल्टीप्लाई बाय रेट, 104 मल्टीप्लाई बाय 104 मल्टीप्लाई बाय 104, तो आप इसको 104 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को, तो ये आपके पास जो है वो जवाब आ जाएगा जी 3120। इसका जवाब आ जाएगा जी 2080, और इसका जवाब आ जाएगा जी 5200। और इस तरीके से जब आप टोटल करेंगे तो ये 10,400 की फिगर आ जाएगी। तो ये आप लोग क्या करेंगे, अपने उस वर्किंग शीट के अंदर लिख लेंगे जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एलोकेशन ऑफ फैक्ट्री ऑफिस कॉस्ट। ओके, तो अब आप ये लिखेंगे जी 10,400, इधर लिखेंगे नेगेटिव फिगर, और इसके नीचे आप लिखेंगे 3,120, इसके है जी 2,080, और इसके है जी 5,200, और इन दोनों को आप नेट ऑफ करोगे तो 0, इनको भी नेट ऑफ करोगे तो 0, तो ये टोटल आ जाएंगे आपके पास। इसको आप लोग टोटल करेंगे तीनों फिगर्स को, तो आपके पास आ जाएगा जी 26,120। इन तीनों को आप टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 20,980, और इन तीनों को जब आप टोटल करेंगे तो ये 32,300, और इन सब का टोटल जब आप लोग इन सब का करेंगे तो 79,400 के बराबर आ जाएगा, जो आपका ये वाला टोटल था। तो ये वाला टोटल और ये वाला टोटल जो है वो दोनों बराबर होंगे। इन दिस वे यू कैन हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट कॉस्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। अच्छा जी, अब इसके बाद इसकी एंट्रीज आप क्या करोगे। पहली एंट्री तो बिल्कुल सेम है उसी तरीके से। नंबर 1 जो एंट्री है वो क्या है, आप लोग FOH, कौन सा वाला है पहले, मिक्सिंग FOH। मैं पहली वाली एंट्री छोड़ रहा हूं, वो तो मैंने, वो बेसिकली रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रिक्वायरमेंट जो है वो ये वाली बता रहा हूं।
FOH मिक्सिंग, फिर उसके बाद FOH ब्लेंडिंग, FOH फिनिशिंग, फिर FOH क्या बेटे बिल्डिंग मेंटेनेंस, फिर FOH फैक्ट्री ऑफिस। और ये इनकी फिगर्स क्या हैं, ये हैं जी 21,000, 18,000, 25,000, बिल्डिंग मेंटेनेंस 6,400 और ये है जी 9,000। और इसी तरीके से आप FOH अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे, दैट इज 79,400 के साथ। तो ये पहली एंट्री होगी आपकी। नरेशन आप पहले वाली एंट्री से देख लीजिएगा, वही वाली सेम है कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग FOH के अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं किसके अंदर, डिपार्टमेंटल ओवरहेड अकाउंट्स के अंदर। क्लोजिंग ऑफ FOH अकाउंट इनटू डिपार्टमेंटल ओवरहेड अकाउंट्स। अब दूसरी एंट्री क्या आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसकी, बिल्डिंग मेंटेनेंस कॉस्ट। पहले जो हम लोगों ने, अब सीक्वेंस में एंट्रीज भी सीक्वेंस में होनी है, ठीक है ना। तो पहले वाली एंट्री क्या होगी, FOH मिक्सिंग, FOH ब्लेंडिंग और FOH फिनिशिंग और FOH क्या आएगा जी, फैक्ट्री ऑफिस। क्योंकि ब्लेंडिंग तो 4 डिपार्टमेंट में डिवाइड हुआ है। और ये कहां से आपको पता चला ये 4 डिपार्टमेंट में डिवाइड हुआ है, ये आपका टेबल आपको बताएगा कि ये कितने में डिवाइड हुआ है। ये देखें इसने क्या किया है जी कि 1 2 3 4 ये फिगर्स आप यहां से लिखेंगे अपनी एंट्री के अंदर। और आप क्या लिखोगे, 6,400 को क्रेडिट करोगे और डेबिट क्या करोगे, 1,400, 2,900 और 2,100। तो 2,900, 2,100 और 1,400 की ये वाली एंट्री जो है हम लोग वहां पे जाके करते हैं जी। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास जी बेटे, नहीं 1,400 नहीं, मिक्सिंग को कितना हुआ था, 2,000। मिक्सिंग को 1,400 नहीं बेटे, 2,000। मिक्सिंग को 2,000 है, ब्लेंडिंग को 900 है और ये है 2,100 और ये कितना है 1,400। और क्रेडिट किसको करना है, FOH बिल्डिंग मेंटेनेंस के अकाउंट को कितना, 6,400 की अमाउंट से। अब ये आपने एंट्री क्या की है, क्लोजिंग ऑफ FOH बिल्डिंग मेंटेनेंस अकाउंट टू किसमें, डिपार्टमेंटल ओवरहेड अकाउंट्स के अंदर। डिपार्टमेंटल ओवरहेड अकाउंट के अंदर हम लोगों ने इसको क्या कर लिया है, क्लोज कर दिया है। और उसके बाद एंट्री नंबर 3 क्या है, FOH मिक्सिंग, FOH ब्लेंडिंग और FOH फिनिशिंग और FOH फैक्ट्री ऑफिस। अब ये क्रेडिट क्या है बेटे, FOH ये भी आपका टेबल आपको बताएगा जो आपने डेबिट करना है और जो आपने क्रेडिट करना है। आपका टेबल क्या बता रहा है, 3,120, 2,080 और 5,200 को आपने डेबिट कर देना है और 10,400 को आपने क्रेडिट कर देना है। तो उसी तरीके से आप इसका भी यहाँ पे लिख देंगे, 10,400 को आप क्रेडिट कर देंगे और ये वाली अमाउंट आ जाएगी 3,120 का और 2,080 की अमाउंट आ जाएगी और 5,200 की अमाउंट आ जाएगी। और ये क्या है, क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ FOH फैक्ट्री ऑफिस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या कर दिए हैं, FOH कर दिए हैं। तो ये मैंने बेसिकली आपको समझाने की कोशिश की है 2 मेथड्स को, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है और जो सीक्वेंशियल मेथड है वो किस तरीके से काम करता है, और दोनों मेथड्स को लेके हम लोग जो है वो किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो मेथड है अभी जो सीक्वेंशियल मेथड है, इसमें हम लोगों ने ये देखा है कि एक डिपार्टमेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट को तो सर्व कर रहा है, लेकिन जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है इन रिटर्न उसको सर्व नहीं कर रहा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए
कि दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हूं, सर्व कर रहे हूं, तो उस सूरत में फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि एक डिपार्टमेंट जीरो होगा ही नहीं समझे बात। तो फिर आप क्या करते हो, फिर इसको रेसिप्रोकल मेथड के तहत कहते हैं। ये बार बार आप करते जाते हो जब तक कि ये जीरो ना हो जाए। या फिर आप क्या करते हो फिर कौन सा मेथड लगाते हो, फिर आप अलजेब्रिक मेथड लगा लेते हो। क्लियर होगी बात। अलजेब्रिक मेथड को समझने के लिए आप वो वाली वीडियो गौर से देखिएगा जो मैंने ऑलरेडी आपको शेयर की है, उसमें अलजेब्रिक मेथड मैंने समझाने की कोशिश की है। वो अगर आपको नहीं समझ आती है तो आप फिर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम अगली क्लास में भी इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जो दूसरा तीसरा मेथड जो मैंने आपको रेसिप्रोकल मेथड जो करवाया है कि बार बार हम लोग जब उसको रिपीट करते हैं जब तक कि वो जीरो ना हो जाए, ठीक है कि नहीं, तो वो वाला मेथड भी जो है वो हम लोग कोशिश करेंगे आपको यहाँ पे एक आध क्वेश्चन और कराने की। अदरवाइज मैंने वो भी शेयर किया है आपके साथ, अगर किसी को समझ आ जाती है होप सो आ जाएगी, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिएगा अलजेब्रिक मेथड भी किसी जगह पे फेल हो जाता है जब हमारे पास क्या हो कि तीन सर्विसेज डिपार्टमेंट हो जाए। हम अलजेब्रिक मेथड लगा सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि वो सिंपल इक्वेशन बनती है, लीनियर इक्वेशन दो डिपार्टमेंट के साथ। लेकिन अगर तीन डिपार्टमेंट्स हों तो फिर वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का अपना तरीका होता है, तो वो फिर जरा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन बन जाता है उसका। तो इसलिए वहां पे हम लोग फिर अलजेब्रिक मेथड को रेफर नहीं करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करके हम लोग उनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल केस को सिर्फ समझने के लिए कि लॉजिक क्या है, बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं इस तरह से और हम कैसे कर रहे हैं, ये दो चीजें हम लोगों ने सीखने की कोशिश की है। हमने ये कोशिश की है कि हम क्यों करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि एट द एंड हम लोगों ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से ही पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, और एक्चुअल एफओएच और अप्लाइड एफओएच का कंपैरिजन सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हो सकता है। क्योंकि जब आप लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करते हो तो आप जब भी आप एफओएच अप्लाइड टू प्रोडक्शन करते हो, एफओएच अप्लाइड टू प्रोडक्शन करते हैं, तो फिर आप लोग वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और एफओएच अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये अप्लाइड की एंट्री होती है। अब याद रखें कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सिर्फ जाएंगे कौन से वाले, एफओएच अप्लाइड। अब कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट है उसको तो ये वाले चार्ज नहीं होंगे। अब आप जरा प्रॉब्लम को समझें कि हमने अप्लाई किए सारे के सारे किन को, प्रोडक्शन को, लेकिन जो एक्चुअल थे हमारे वो कुछ चले गए किसमें, प्रोडक्शन में, और कुछ चले गए सर्विसेज में। तो अब हमने क्या करना है, सर्विसेज वालों में से निकाल के किसमें रखना है, प्रोडक्शन में। तो जब प्रोडक्शन वालों में सारे एक्चुअल आ जाएंगे और इधर से अप्लाइड भी प्रोडक्शन वालों में आएंगे, तो फिर हम कंपैरिजन कर सकेंगे अंडर ओवर अप्लाइड का। ये मकसद है। इससे पहले आप लोगों ने डिपार्टमेंटल ओवरहेड एलोकेशन शायद पहले ना पढ़ी हो बीकॉम के अंदर, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने डिपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर एफओएच की एलोकेशन कैसे होती है, कैलकुलेशंस कैसे होती है, और ये वाली सारी चीजें हमने समझने की कोशिश की है। बीकॉम में वैसे ये सवाल आता है, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ऐसे ही है कि नहीं। आपने अलजेब्रिक भी किया होगा, आपने सीक्वेंशियल मेथड भी किया होगा, और आपने सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी किया होगा। लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन ऐसा शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को जो है वो ज्यादा क्लैरिटी आ जाए इन सारी चीजों के अंदर। थैंक यू सो मच जी। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं।